हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं 5 मई का पेपर, जो कि आपका भूगोल का होने वाला है। आपका क्वेश्चन पेपर 5 मई को कुछ ऐसा ही आएगा। इस वीडियो में हम इस पेपर के सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थी, आप देख सकते हो हमारे पास वार्षिक परीक्षा 2025 भूगोल का कक्षा 11 का पेपर है और आपका समय रहेगा 3.25 घंटे और आपका पूर्णांक होगा 50 अंक का। हाँ विद्यार्थियों, आपका जो भूगोल का एग्जाम होता है उसमें 50 अंक का पूर्णांक होता है। विद्यार्थियों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा सबसे पहले उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 12 होंगे। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जल द्रव से गैस में परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, बाष्पीकरण के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द ए एम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द ए एम। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व को पहचानो जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो आपको इन चारों में से उस तत्व को पहचानना है जिस जो जलीय तत्व का भाग नहीं है। तो आपके ऑप्शन है वाष्पीकरण, वर्षण, जल योजन या संघनन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, जल योजन। ठीक है, इसमें बच्चों जो जलीय चक्र का भाग नहीं है वो है जल योजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, आर्कटिक महासागर। ठीक है, जो आर्कटिक महासागर है वो सबसे छोटा महासागर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी न्यूनतम कब होती है? जो पृथ्वी और चंद्रमा है उसके मध्य दूरी न्यूनतम कब कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। ठीक है, उपभू, जब उपभू होता है उस टाइम पर पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी न्यूनतम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा, उपभू। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, उष्ण कटिबंधीय मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन सा, सवाना। जो उष्ण कटिबंधीय मैदान होते हैं वो सवाना के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा, सवाना। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ? आपको बताना है कि इनमें से कौन से देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन व ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसे रियो डी जेनरो सम्मेलन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, वन नीति के अनुसार वर्तमान में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन के अधीन हो जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, 33%। ठीक है, जो वन नीति है उसके अनुसार वर्तमान में अ, वन के अधीन 33% क्षेत्र हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रैगुर मृदा का द्वार नाम है। जो रैगुर मृदा है उसका द्वार नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, काली मृदा। जो काली मृदा है वो रैगुर मृदा का द्वार नाम है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी पर माजुल नदी द्वीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर माजुल नदी द्वीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, बच्चों अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य में सर्दी के दिनों में बाढ़ आ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, असम में।
जो असम राज्य है उसमें सर्दी के टाइम पर भी बाढ़ आ जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ, असम। विद्यार्थियों, आप सभी को मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा, ये क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है। इसके माध्यम से आप जान सकते हो आप कितने पानी में हो, और आपको इसके माध्यम से जो एग्जाम है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये केवल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, अब आपके आते हैं रिक्त स्थान। जो हमने वार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपके रिक्त स्थान आते हैं, तो रिक्त स्थानों को देखेंगे। तो पहला रिक्त स्थान है भारत का अंशांशीय विस्तार खालिस्तान से खालिस्तान तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारत का जो अक्षांशीय स्तर है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसका राइट आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन है, करेवा भू आकृति खालिस्तान हिमालय में पाई जाती है। जो करेवा भू आकृति है वो किस हिमालय में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में। कहां पर? कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है, कश्मीर में। जो करेवा भू आकृति है वो कश्मीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा दामोदर, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दामोदर। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान आकार की घाटी में सीढ़ीदार खड़े ढाल होते हैं। तो इसमें आ जाएगा वी आकृति, ठीक है। वी आकार की घाटी में सीढ़ीदार खड़े ढाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में खालिस्तान गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में खालिस्तान डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो इसमें आ जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियम की, ठीक है। प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में जो कमी है ना डिग्री में, जो तापमान डिग्री में कमी होती है ना वो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो इसमें आ जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपके जो रिक्त स्थान थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका जो खंड आता है बा वो शुरू होता है। इसमें जो आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे जो आपके 1 अंक के होंगे। आपको इसमें आ, एक या दो पंक्ति में उत्तर देना होता है या एक शब्द में उत्तर देना होता है। तो विद्यार्थियों, आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हमारा जो लक्ष्य है 250 सब्सक्राइबर, ठीक है। इस वीडियो में बच्चों 250 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करा दो। मैं इस क्वेश्चन पेपर के बाद एक और क्वेश्चन पेपर डालूंगा। उसकी वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी जब तक आप सब्सक्राइब हमें नहीं करोगे। आप हमें सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके नोटिफिकेशन पर हमारी वीडियो आ जाएगी और आप तुरंत देख सकते हो। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कम से कम 250 सब्सक्राइबर तो इस वीडियो के बाद हो जाने चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है, इन वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। आप जितना पढ़ते हो ना इतना ही हमें भी पढ़ना पड़ता है। तो आप सभी से निवेदन है प्लीज़ हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो विद्यार्थियों, आपका जो पहला प्रश्न है वो है भूगर्भीय तरंगे क्या हैं। आपको बताना है कि भूगर्भीय तरंगे क्या हैं और ये क्वेश्चन आपके सभी 1-1 अंक के होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भूगर्भीय तरंगे क्या है। तो इसका आंसर है बच्चों, पृथ्वी की सतह के भीतर भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंगे भूगर्भीय तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। जो पृथ्वी की सतह के भीतर होता है ना, जो जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी के भीतर होता है, ठीक है। जैसे कि ये पृथ्वी का सतह है, इसके भीतर जो
भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की तरंगे ना, उन्हें भूगर्भीय तरंगे कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। तो इनके नाम है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी जिसे बोलते हैं सीएफसी। बच्चों ये सीएफसी है ना, वो हमारी रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज और एसी से निकलती है सीएफसी, जो कि हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बृहद ज्वार को परिभाषित करें। तो इसका आंसर है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब समुद्र में आने वाले उच्चतम ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। देखिए समझिए, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी, देखिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, ये तीनों एक सीध में होते हैं तब समुद्र में आने वाले उच्चतम ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, सुभेद प्रजातियां क्या है। तो इसका आंसर है, वे जीव जंतु और वनस्पति प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा अधिक होता है उन्हें ही सुभेद प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है। वे प्रजातियां जिनका विलुप्त होने का जो खतरा है वो अधिक होता है उन्हें ही सुभेद प्रजातियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, सुनामी को परिभाषित करें। आपको सुनामी को परिभाषित करना है। तो इसका आंसर है, समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। ठीक है, एक बार और बोल देता हूं, समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहरों को ही सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, सामाजिक वानिकी क्या है। आपको बताना है कि सामाजिक वानिकी क्या है। तो इसका आंसर है, सामूहिक प्रयासों से खाली पड़ी भूमि पर वनों का रोपण और संरक्षण करना सामाजिक वानिकी कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, सामूहिक प्रयासों से मतलब सभी के प्रयासों से खाली पड़ी भूमि पर, जो खाली पड़ी भूमि है उस पर वनों का रोपण अर्थात वनों को लगाते हैं और संरक्षण करना और उन्हें संरक्षित अर्थात उनकी सुरक्षा करते हैं, उसे ही सामाजिक वानिकी कहलाता है। ठीक है, उसे ही बच्चों सामाजिक वानिकी कहते हैं। एक बार और बोल देता हूँ, सामूहिक प्रयासों से खाली पड़ी भूमि पर वनों का रोपण और संरक्षण करना ही सामाजिक वानिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा क्या है। आपको बताना है कि मृदा क्या है। तो इसका आंसर है, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत जो खनिज, जल, वायु, जैविक पदार्थ और जीवों से मिलकर बनी होती है, मृदा कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, पृथ्वी की ऊपरी परत जो खनिज, जल, वायु, जैविक पदार्थ और जीवों से मिलकर बनी होती है उसे ही मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, फूलों की बौछार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, जब किसी विशेष अवसर पर लोगों पर आदर स्वरूप फूल बरसाए जाते हैं तो उसे फूलों की बौछार कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होगा कुछ। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, कपासी मेघ क्या है। तो इसका आंसर है, गाढ़े सफेद रुई के समान दिखने वाले ऊंचे मेघ कपासी मेघ कहलाते हैं। ठीक है, जो गाढ़े और सफेद रुई के समान दिखने वाले ऊंचे मेघ कपासी मेघ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, सूर्य तप को परिभाषित करें। तो इसका आंसर है, सूर्य द्वारा पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा को सूर्य तप कहा जाता है। ठीक है, जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा होती है उसे ही सूर्य तप कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा, मुझे आशा है। अब बच्चों आपका आता है खंड 7। ठीक है, अब बच्चों आपके आते हैं 3-3 अंक के क्वेश्चन। तो 3-3 अंक के क्वेश्चन को देख ले, ठीक है, देख लेना। ज्वार भाटा के महत्व को आपको समझाना है। टूडा जलवायु क्या है, बादल कैसे बनते हैं, हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी में अधिक भूकंप क्यों आते हैं। ठीक है। 17वां है, हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं, मृदा का अवकर्षण क्या होता है, मानसून प्रसुकोट से क्या अभिप्राय है। अब बच्चों आपके आते हैं खंड दा। ठीक है, खंड दा आप देख लेना। इन मैं आपको एक नक्शा और भर के समझा देता हूँ। ठीक है,
रुकिए थोड़ा, रुकिए, है ना, रुकना। प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका का आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? इसमें असंतुलन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने हैं। देख लीजिए आप। और हम सीधे चलते हैं अब 24वें प्रश्न पर। ठीक है, आपका 24वां प्रश्न है, निम्न को भारत की मानचित्र पर आपको दर्शाना है। आपका पहला है जयपुर। आपका जो पहला होगा वो है जयपुर, लखनऊ, जमशेदपुर, चेन्नई और गांधीनगर। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में एक भारत का नक्शा भी आ सकता है। ठीक है, आपको 5 स्थान दिए होंगे, उन्हें आप भारत के नक्शे पर आपको दर्शाना है। तो चलिए अब हम भारत के नक्शे पर इन सभी को दर्शाते हैं। तो हम भारत के नक्शे पर आ चुके हैं, थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं मैं। सबसे पहला था बच्चों जयपुर। तो आप सभी को पता है जयपुर कहाँ पर है? हाँ, सभी को पता है जयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो ठीक है, तो आपको राजस्थान कहाँ पर दिख रहा है? ये रहा राजस्थान। ठीक है, इसमें आपको जयपुर को कहीं पर भी दर्शा देना है। अगर आपको जयपुर नहीं पता है एग्जैक्ट कहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं पर भी जयपुर को दर्शा देना है। देखिए, आपको छोटा सा एक पॉइंट बनाना है, इसमें बन नहीं रहा है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट बना के और उसके बाहर एक छोटा सा घेरा खींचकर, ठीक है, घेरा खींचकर अगर जगह है तो इसमें ही लिख दे जयपुर, अगर नहीं है तो आप थोड़ा स्केल से सीधी रेखा खींचकर और लिख दे जयपुर। ठीक है, क्या? जयपुर, जयपुर क्रम वाइज आप इस पर फर्स्ट डालकर, ठीक है, जयपुर इस प्रकार से आप जयपुर लिख दें। ठीक है, तो आपका जयपुर हो गया। सेकंड था आपका लखनऊ। तो लखनऊ बच्चों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश कहाँ है? हमारे राजस्थान का पड़ोसी जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ये रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो इसका पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आपको इस पर गोला खींचकर और स्केल की सहायता से एक लाइन खींचकर इसमें लिख देना है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, इस पर आप सेकंड डाल देना। ठीक है, ये है आपका लखनऊ। आपका बच्चों अगला था जमशेदपुर। तो जमशेदपुर कहाँ पर है? आपका जमशेदपुर है बच्चों कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर है? जमशेद झारखंड में है। तो झारखंड कहाँ पर है? देखिए झारखंड है, ये रहा, ये है आपका झारखंड। ठीक है, ये झारखंड है। देखिए ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश के साइड पर है झारखंड। ठीक है, तो झारखंड मिल गया आपको। देखिए झारखंड में एक छोटा सा पॉइंट बना देना आप और इसके ऊपर थोड़ा गोला खींचकर और स्केल की सहायता से इस पर लिख देना जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर लिख देना। अब नेक्स्ट था चेन्नई। तो चेन्नई कहाँ पर है? चेन्नई नीचे है। चेन्नई किस राज्य में है? तो चेन्नई है बच्चों तमिलनाडु में। आपका जो तमिलनाडु है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर, ये तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में है। देखिए कहाँ पर है? तो इस जगह पर है, छोटी सी जगह पर चेन्नई। ठीक है, इस जगह पर है, थोड़ा अब बन नहीं रहा है। ठीक है, इस जगह पर आप कर देना और एक गोला खींचकर फुटा की सहायता से, एक स्केल की सहायता से एक लाइन खींचकर और लिख देना चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। ठीक है, ये चेन्नई हो गया। अगला था गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर है? तो गांधीनगर है गुजरात में। ये रहा गांधी, ठीक है, गुजरात। तो इसमें आपको कहीं पर भी गांधीनगर लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसमें लिखकर और गांधी नगर हो गया। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भारत के नक्शे में जो आपके दिए होंगे उन सभी को, सभी स्थानों को दर्शाना है। ठीक है, आप समझ गए। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।